नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रैक्टिस सेट और डेली आपको ऐसे ही 2 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आप पहले से ही जुड़े हुए हैं तो डेली चैनल पर बने रहें। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से प्रश्न। तो चलो शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपका है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। दूसरा उत्तर है आपका, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब बात करते हैं कि आपका चौथा, जैसे ये प्रश्न दे रहा है कि पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सी-टेट में जहाँ भी आपका केवल ये वाला शब्द आ जाए तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट होता है। तो ये तो आपका बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। यानी जहाँ भी नेगेटिव पॉइंट होता है वो आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यानी जो भी उसका भाषा विकास होता है तो उसमें केवल पर्यावरण की भूमिका नहीं होती है। पर्यावरण के साथ साथ उसका सामाजिक और पारिवारिक, विद्यालय यानी भाषा के विकास में ये सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये केवल वाला तो बिल्कुल भी नहीं होता है। और दूसरा प्रश्न, जैसे नंबर थर्ड वाला है, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। तो जन्मजात जो विकार होते हैं, जन्मजात विकार जैसे बच्चे में कोई भी विकार है, विकलांगता है या अंधापन, यानी कुछ भी है उसका, मेंटली भी हो सकता है। तो जन्मजात जो विकार होते हैं तो वो किसी भी बच्चे में हो, उनको अकेले पौष्टिक आहार क्या, मतलब किसी भी तरीके से उनको दूर नहीं किया जा सकता है। कुछ आपके ऑपरेशन वगैरह होते हैं, उनसे ही हम उन्हें दूर कर सकते हैं। तो ये भी आपका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर आपका सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा, तो अकेली सिर्फ जीनों द्वारा। ठीक है। अब ये भी आपका केवल वाला ही हो गया आंसर, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब है आपका, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। यानी आप बच्चे का जो विकास होता है तो कुछ आनुवंशिकता पर डिपेंड होता है और कुछ पर्यावरण पर भी डिपेंड होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। मैं आपको पूरे ये जो प्रश्न है तो व्याख्या के साथ कराऊंगी। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? ठीक है। तो अब इसमें आपको पॉइंट क्या देखना है, नहीं देखना है। कभी क्या क्या होता है कि हम सही आंसर करके आते हैं लेकिन सही आंसर हमें नहीं करना है, हमें इसमें गलत ढूंढना है। ठीक है। तो चलो इसके प्रश्न लेते हैं। और आपका सी टेट में आपके ये जो जीन प्याजे हैं, तो जीन प्याजे से बहुत प्रश्न बनते हैं। तो जीन प्याजे को आप अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। इनके जो भी प्रश्न बनते हैं तो ये सीधे प्रश्न बनते हैं, यानी रिपीटेड प्रश्न आपके जीन प्याजे हैं, कोहल वर्ग हैं, ठीक है, और बायगोस्की हैं, इन तीनों से बहुत बनते हैं। तो आप प्रैक्टिस सेट ज़्यादा लगाइए और उनके प्रश्न कैसे बनते हैं उनको आप ज़रूर देखिए। तो अब चलो इसको देखते हैं हम। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं है। यानी विकास सिर्फ गुणात्मक नहीं होता है। ठीक है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, तो ये भी आपका सही है। ठीक है। और विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये भी आपका सही है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये जीन पियाजे ने नहीं दिया है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। ठीक है। ये भी आपका जीन पियाजे का कथन है। तो इसमें आपको नहीं देखना है। ये अभी मैंने पहला विकास गुणात्मक चरणों में होता है, थोड़ा हटके मैं खुद भूल गई थी, नहीं वाला ऑप्शन ढूंढना है। तो इसमें जीन पियाजे ने कहा है कि विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं और बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। यानी ये तीनों आंसर आपके सही है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये आपका जीन पियाजे ने नहीं दिया है, जीन पियाजे का कथन नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ठीक है। यही आपका राइट आंसर
हो जाएगा, यानी ये आपके सही है और ये तीसरा आपका गलत है, तो इसमें आपका गलत वाला ही प्रश्न सही होगा और ये निरंतर अभ्यास से अधगम होता है, ये आपके थॉर्नडाइक ने कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? अब देखो इसमें भी आपका फिर से वही नहीं आ गया और ये भी आपके जीन प्याजे से ही संबंधित प्रश्न है। तो इसमें ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, ये आपका सही है। ठीक है, और अहमन्यता ये भी आपका जीन प्याजे से संबंधित है, ये भी सही है। अनुत्क्रमणीयता ये भी जीन प्याजे से संबंधित है, ये भी सही है। और अब इसमें ये नहीं ढूंढना है, तो नहीं हमारा क्या है, प्रतीकात्मक विचार का विकास। और अब इसमें क्या है कि हमें नहीं ढूंढना है, तो जब नहीं ढूंढना है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, प्रतीकात्मक विचार का विकास। अगला प्रश्न लेते हैं। अब इसमें खाली जगह भरनी है के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब किस किस में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। सही बात है, ये बिल्कुल, यानी खेलों से शरीर पर निपुणता प्राप्त होती है, ये भी आपका राइट है। और ये उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये भी आपका राइट है। ये समय बिताने का सुखद तरीका है, नहीं, ये आपका राइट आंसर नहीं है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि कब उपयोग किया जाए। ठीक है, तो ये भी आपका राइट आंसर है। और ये आपका तीसरा वाला जो ऑप्शन है, तो ये कैसा है, ये आपका राइट आंसर नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, यानी खेल जो होते हैं वो समय बिताने का एक सुखद तरीका नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो ये सारी चीजें होते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो अब इसमें आप देखो, आप बच्चों से पूछो क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। आप किसी बच्चे को कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसमें आप उससे पूछ सकते हैं कि आप इसका उत्तर जानते हैं, सही जवाब क्या है, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न तरीकों से इसे हम कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चे एक ही प्रश्न को, यानी और किस तरीके से इसे हल किया जा सकता है, तो ये क्या है, बच्चे सोचने में मतलब सब सोचने लगते हैं, इसे कैसे और किया जा सकता है, कैसे और किया जा सकता है। तो राइट आंसर आपका इस तरीके से हो जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया था कि आपका जो भी ये सीटेट का जो प्रश्न आते हैं वो सब लॉजिक आते हैं, तो आप खुद सोचिए और अपनी पेडागोजी को बहुत ज़्यादा मजबूत कीजिए। और अगर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपको जो भी प्रैक्टिस सेट कराऊंगी तो वो एकदम से सही तरीके से और लॉजिक, मतलब इसमें किस तरीके का लॉजिक है, आप कैसे सोच सकते हो, और पूर्ण व्याख्या के साथ मैं आपको प्रश्न हल कराऊंगी। मैं ये सिर्फ नहीं कराऊंगी कि मैंने प्रश्न पढ़ लिया और फिर प्रश्न पढ़ने के साथ बाद ही और आपको उसका उत्तर बता दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, अब इसमें आपको ये पूछ रहा है प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है, करके सीखना, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण, ठीक है, व्यक्तिगत अधिगम। अब जहाँ भी ये नियमित आ जाए और रैंकिंग आ जाए तो ये आपके निगेटिव पॉइंट होते हैं। ठीक है, रैंकिंग है और आपका दूसरे में आपकी व्यक्तिगत आ गया, यानी सिर्फ एक व्यक्ति को तो नहीं हमें अधिगम कराना है। ठीक है, अब रैंकिंग इसमें फिर से आ गया। और क्षमता का समूह नहीं बनाना है, हमें क्षमता के आधार पर समूह नहीं बनाने हैं कि इस बच्चे की इतनी क्षमता है, इसकी, हमें सभी बच्चों को एक जैसा सिखाना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना, यानी कोई एक बच्चे में ज़्यादा क्षमता है, एक में कम क्षमता है, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प से करेंगे, यानी सहयोग से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। ठीक है, तो स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अगर पूरे दिन सुबह से शाम तक स्कूल में बच्चे बने रहेंगे तो बोर हो जाएंगे। ठीक है, ये भी आपका राइट आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, फिर है आपका दूसरा है आपका
स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीखते हैं। अरे बिल्कुल ज़रूरी है, स्कूलों की आवश्यकता तो बहुत ज़्यादा बच्चे के जीवन में ज़रूरी है। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। और चौथा है आपका जीवन सच्चा शिक्षक है। ये बात ठीक है, जीवन सच्चा शिक्षक है, लेकिन ये बच्चों पर लागू नहीं होती है। तो ये भी राइट आंसर नहीं है और राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3। यानी स्कूलों में जो शिक्षा है वो सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया दोनों को प्रतिबिंबित करे, यानी दोनों को दिखाए कि समाज कैसा होता है और प्रकृति कैसी होती है। बच्चे दुनिया और प्रकृति दोनों को जाने। अगला प्रश्न, कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। देखो अभी मैंने बताया था कि कोहल वर्ग से, जीन पियाजे से, वाइगोस्की से आपके प्रश्न सीटेट में जरूर बनते हैं, तो आप इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। यानी जो कोलबर्ग है तो उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है, अधगम्य नैतिकता और संज्ञानात्मक, तो इन दोनों पर। और इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया है, कोई भी परीक्षण नहीं है। ये नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच की एक स्पष्ट संबंधित स्थापित करता है। उनका विश्वास है बच्चे नैतिक दार्शनिक है। ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं और पहला वाला ही ऑप्शन आपका सही है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं करते हैं, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। यानी निकटवर्ती विकास जो जेड पीढ़ी होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक संदर्भ, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकता है, यानी थोड़ा सा उसको सहयोग मिल जाए और लेकिन लगभग वो पूरा कार्य स्वयं से ही करे, ठीक है, ये चीज होती है। अगला प्रश्न, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। मैं आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। मैं दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो इसमें आपका हो जाएगा नंबर 2, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है और ये आपके ट्रांसजेंडर होते हैं, उभयलिंगी, ठीक है। बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, ठीक है, यानी बच्चे इसमें से एक को छोड़ के, तो मीडिया, समाजीकरण, संस्कृति और ये जो तीनों हैं इनसे बच्चा यानी लिंग भूमिकाएं ग्रहण करता है। लेकिन आपका जो ये ट्यूशन है ये आपका राइट आंसर है, यहाँ से बच्चे लिंग भूमिकाएं ग्रहण नहीं करते हैं। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए पक्षपाती होते हैं। ये जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं तो इसमें पक्षपात भी हो सकता है, ठीक है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की होती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो बुद्धि से नहीं बढ़ाई जा सकती है, तेजी से भी नहीं बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। पेपर पेंसिल परीक्षण भी सहायक नहीं है और प्रभावी अध्यापन के द्वारा भी बुद्धि नहीं बढ़ाई जा सकती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, ठीक है। राइट आंसर आपका नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने, उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारण करने में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 1, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। अगला प्रश्न लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। अब देखो इसमें आपको ये नहीं देखना है, ठीक है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, ठीक है। तो ये सतत और व्यापक मूल्यांकन आपका ये इसे अनिवार्य किया गया है, तो ये आपका राइट आंसर है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, ये भी आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्र में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, ये भी आपका राइट आंसर है। ये बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो आपको बच्चे को कभी भी धीमा है या खराब है या बुद्धिमान है इस तरीके से चिन्हित कभी नहीं करना है, ये आपका नेगेटिव पॉइंट होता है, ठीक है। ये आपका नेगेटिव पॉइंट होता है, तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो ये राइट नहीं है और तो इसमें हमारा नहीं पूछा है, तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है, ठीक है। तो जैसा कि एक अनुशासित दिनचर्या, ठीक है। तो प्रतिभाशाली बच्चा अनुशासित दिनचर्या से, हाँ उसमें थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन जो जीनियस बच्चे होते हैं तो अकेले हम अनुशासित दिनचर्या से ही वो नहीं होते हैं। सफल माता पिता, जिसके माता पिता सफल हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, बहुत ज़्यादा जीनियस होंगे। एक संसाधन समृद्धि वातावरण, चाहे बच्चे को आप कितना भी अच्छा वातावरण दे दीजिए, कितना भी उसको फैसिलिटी दे दीजिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब उससे वो प्रतिभाशाली ही हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, यानी कुछ आनुवांशिक उसका जो प्रभाव होता है प्रतिभाशालता पर, और कुछ वातावरण, यानी वातावरण और आनुवंशिकता दोनों की अंतःक्रिया पर बच्चा प्रतिभाशाली हो सकता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। अब क्षमताओं के आधार पर तो आपको वर्गीकृत बिल्कुल बच्चों को करना ही नहीं है, नेगेटिव पॉइंट हो गया, ठीक है। भाषा के उपयोग को हतोत्साहित हतोत्साहित भी नहीं करना है, ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट हो गया, ठीक है। अब उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। अब जो आर्थिक रूप से बच्चे आएंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उन्हें अच्छा व्यवहार ही सिखाएंगे, तो ये हो गया आपका राइट आंसर टू, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देना तथा उनका उपयोग करना। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है, यानी जो ज़्यादा सृजनात्मक बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली, तो उनके लिए आपको क्या करना है, तो शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अतिरिक्त समय बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, और स्नेह भी नहीं आपको देना चाहिए। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी ये बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। तो अगला प्रश्न लेते हैं, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। अब इसमें आपको फिर से नहीं देखना है, ठीक है। तो नहीं देखना है, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। अब जब बच्चा अति संवेदनशील होता है तो उसको कोई भी आप कार्य दोगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में देना चाहिए, तो ये आपका राइट आंसर है। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, ये भी सही है, देना चाहिए। उसके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, ये भी आपका सही है। अब यह बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, यानी जब भी बच्चा वो होता है तो उन्हें अक्सर फटकार लगाना, तो हमें उन्हें अक्सर फटकार क्या है, नहीं लगानी है, और ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, तो ये आपका जो हो जाएगा सृजनात्मक बच्चे, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकलांग, डिस्लेक्सिक और ये प्रत्यास्थी, ये बच्चे बिल्कुल भी नहीं होंगे, जो अलग अलग सोचते हैं वो बच्चे सृजनात्मक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। अब देखो आपको फिर से ये नहीं देखना है, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गतिविधियों को करने के लिए प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण, विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर
हो जाएगा। अब आपके यानी किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में तो अपनी उसके विचार ज़रूर देने चाहिए। गलतियों को के प्रति ईमानदार भी होना चाहिए, और जो भी सोच विचार परीक्षण और जैसी शब्दावली उत्तरों को भी, मतलब शब्दावली का प्रयोग भी करना चाहिए। अभिसरण अभिसरण प्रश्न क्या होते हैं, उत्तर क्या होते हैं? एक आपका अपसारी होता है और एक अभिसारी होता है। अभिसारी यानी सिर्फ एक प्रश्न का और एक ही उत्तर, और अपसारी में यानी आप इस प्रश्न को और किन किन तरीकों से हल कर सकते हो, और इसके कितने उत्तर हो सकते हैं, और इसे आप किन तरीकों से इस गतिविधि को कर सकते हो, यानी बहुत सारे प्रश्न। तो हमें अवसरण वाले उत्तरों को प्रश्न नहीं पूछना है, बच्चे को अपसारी चिंतन पर हमें जोर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? तो इसका राइट आंसर है आपका नंबर 2, डर आपका एक संवेग है। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। ठीक है, यानी ये जो बच्चा है आपका, तो उसका दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, यानी वो उसका स्वयं का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो बूथ से डेली दूध खरीद के लेके आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। अनुशासन आपको बिल्कुल भी नहीं बना के रखना है, अनुशासन रखना है लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। ठीक है, शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पाठ्य पुस्तक के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी करानी चाहिए। पाठ्यक्रम को समय समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। आपको बार बार रिपीट नहीं कराना है और समय भी नहीं देना है दोहराने के लिए। लर्निंग यानी रटने वाली चीज़ तो आपको बिल्कुल करानी ही नहीं है। फिर है आपका आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, यानी बच्चे जब स्वयं से प्रश्न पूछते हैं और बच्चे बिल्कुल भी शिक्षक से डरते नहीं हैं, तो यही आपके राइट आंसर होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्धि शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो। अब बच्चों की पहुंच से परे कोई चीज हो जाएगी तो वो तो आपका आंसर बिल्कुल होगा ही नहीं। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बच्चा जब चाहे तब पढ़ सकता है, किताबें एकदम से खुली रखी होनी चाहिए। अभी आपका अलमारी में अच्छी संगठित सामग्री, और अलमारी में रखी रखी क्या करेगी? अलमारी में कोई सामान रख दो तो बच्चों के लिए क्या है? पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित योजनाबद्ध अधिगम वाली, तो योजनाबद्ध तरीके से भी बच्चों को नहीं पढ़ाना है। ठीक है, और ये अलमारी में भी आपको बच्चे को नहीं रखना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक पे रखे हों, और जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सकें। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। यही आपका राइट आंसर है कि आपकी जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं तो वो एक संसाधन के रूप में प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है, तो ये इसका आपका राइट आंसर है रचनावाद। ठीक है, और अगला प्रश्न, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है, तो वे अच्छी तरह से वर्दी पहनकर स्कूल में आते हैं। अरे ये वर्दी पहनने से कोई प्रेरित नहीं हो जाता है, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, तो अकेले अनुशासन बनाए रखने से भी प्रेरित नहीं होते, वे सभी उपस्थिति में नियमित होते हैं, यानी रोज प्रेजेंट हो बच्चा, तो इससे भी वे प्रेरित नहीं समझे जा सकते हैं। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। जब बच्चा आप प्रश्न पूछता है तो वो अंदर से पढ़ने के लिए, अधिगम के लिए क्या होता है? प्रेरित होता है, और यही आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। मूल्यांकन परीक्षा आप नियमित तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है,
शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। ये भी नहीं होगा आपका। अब इसमें सबसे अधिक उपयुक्त पूछा है, ठीक है, ये भी आपके सही है, राइट आंसर है, पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन सबसे अच्छा पूछा है, सबसे अधिक उपयुक्त पूछा है इसमें। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, ये भी आपका सही है। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो ये आपके जो ऊपर वाले 3 पॉइंट हैं, इन सबसे बेटर आपका ये है, ठीक है, बेटर ही नहीं बेस्ट है, आपको बेटर ही नहीं बेस्ट ढूंढना होता है। और सीटेट में इसीलिए कहते हैं कि आपके जो सारे प्रश्न आते हैं वो मिलते जुलते आते हैं, सभी सही होते हैं, कभी कभी आपके 4 ऑप्शन सही होते हैं और उन सही में से आपको सबसे बेस्ट ढूंढना होता है। तो ये आपका सबसे बेस्ट है, क्योंकि जीवन की स्थितियों पर, अब जैसे बच्चे को आप प्रदूषण पढ़ाते हो, तो प्रदूषण पढ़ाने में अगर आप उसको मैप पे दिखाओगे, कोई तालाब मैप पे बना हुआ है, पुस्तक में बना हुआ है, उसको अगर आप दिखाते हो बच्चे को, तो उससे ज़्यादा उसको अगर आप रियल का तालाब उसको ले जाके दिखा दो, उसको कीचड़ दिखा दो, तो वहाँ से उसको वो प्रदूषण ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो जीवन स्थितियों पर, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? तो बच्चों को अपनी शिक्षा और नियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए। अब इसमें चुप्पी साधने के लिए ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, यानी अनुशासन ऐसा थोड़ी है कि बच्चे एकदम से चुप कक्षा में बैठे रहें, पूरे दिन चुप ही बैठे रहें और शिक्षकों को निर्देश, शिक्षक ऐसा भी नहीं है, बच्चों को उनके पाठ रट कर तो आपको बिल्कुल कराना नहीं चाहिए। ये आपके क्या है, ये तीनों आपके निगेटिव पॉइंट हैं, ठीक है। तो ये आपके तीनों गलत हो जाएंगे, यानी बच्चा खुद से मॉनिटरी करेगा अपनी, ठीक है, यानी खुद से प्रेरित होगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पूर्ण व्याख्या के साथ आपको डेली मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें और प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करें और मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।